न्यूमेरिकल जो थे वो कंप्लीट किए थे आपने, और मैंने जो MCQs हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं आपके चैप्टर में दिए गए, ये मैंने आपके लिए छोड़े थे कि आप इनको ज़रा घर में करने की कोशिश करें। आज मैं वहीं से अपने लेक्चर का आगाज़ हम करेंगे। तमाम बच्चों को मेरी आवाज़ बेटा प्रॉपर आ रही है? अगर किसी को मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो वो बता सकता है। तमाम बच्चों को मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही? सब बच्चों को आवाज़ बेटा प्रॉपर आ रही है? अगर नहीं आ रही तो मैसेज कीजिए। तो सबसे पहले बेटा हम MCQs की तरफ चलते हैं। तो देखें, आपकी बुक जो है वो आपके बुक अपने सामने रखें, इसका पेज 104 है। तो पहला MCQ हमारे पास है, टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस। यानी दो फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं, लेकिन दोनों फोर्सेस जो हैं वो अनलाइक हैं। अनलाइक का मतलब है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमने पढ़ा था कि ऐसी फोर्सेस जो कि आपने ये देखा था कि ऐसी फोर्सेस जो किसी बॉडी पर अमल करती हैं, ठीक है, यानी एक फोर्स नीचे की तरफ है, दूसरी फोर्स जो है आपके पास वो ऊपर की तरफ है। यानी एक फोर्स नीचे की तरफ है, दूसरी क्या है, ऊपर की तरफ है, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये लिखा गया है कि टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है। तो बेटा ये किसकी डेफिनेशन है? ये चार ऑप्शन आपके सामने दी गई हैं। एक टॉर्क है, कपल है, इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो आपको पता है ये डेफिनेशन किसकी है? कपल की है। तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर इसका आएगा? बी आंसर ठीक होगा, कपल। अच्छा, दूसरा MCQ है 104 पेज, दूसरा MCQ, the number of forces that can be added by head to tail rule। हेड टू टेल रूल के जरिए हम कितनी फोर्सेस जो है उनको जमा कर सकते हैं। तो बेटा आपको पता है कि हेड टू टेल रूल जो है वो एक ग्राफिकल मेथड है जो हमें दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस को जमा करने में हमारी मदद करता है। लिहाजा उसमें फोर्सेस को जमा करने में कोई तादाद मुतय्यन नहीं है, लिहाजा किसी भी नंबर्स को आपस में जमा कर सकते हैं। तो उसका दुरुस्त आंसर जो है वो आएगा डी ऑप्शन, एनी नंबर। यानी 2, 3, 4 की बात नहीं है, कोई भी नंबर में फोर्सेस हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा MCQ है, द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितने होते हैं? आपको बेटा पता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास, देखें ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे अगर एक फोर्स F लगा दी जाती है, वेक्टर फोर्स, तो अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं यहाँ पे, तो आप इसकी मदद से हमारे पास दो वेक्टर हासिल होते हैं। एक का नाम Fx है और एक का नाम Fy है। यानी ये जो असल वेक्टर था, यहाँ इसके हमने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना दिए हैं, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखें बेटा, इनके दरमियान ये जो एंगल है वो कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि फोर्स को जब रिजॉल्व किया जाता है तो उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनते हैं, एक का नाम Fx है और दूसरे का नाम Fy है। तो यहाँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट का आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, और ये तीसरे का आंसर क्या बना? 2 आ गया। तो तीसरे का जो जवाब है वो 2 आएगा। पहले उसने कहा कितने परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो सकते हैं, तो वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट 2 होते हैं। ठीक है, किसी भी फोर्स को जब आप रिजॉल्व करते हैं 2 डायमेंशनली तो 2 कंपोनेंट होते हैं। ये लाजमी नहीं कि 2 होते हैं, मैंने कहा था आपको अगर डायमेंशन ज़्यादा हो, 3 डायमेंशनल स्पेस हो तो 3 भी होते हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 है, कहता है फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। यानी एक फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। यानी इसको ही आप समझ लें कि ये एक फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का बना रही है, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी ये मालूम करना है।
तो आप देख सकते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो होता है एफ एक्स और वो बराबर होता है एफ कॉस थीटा। अब आपको पता है एफ आपके पास जो है वो दिया गया है 10 और कॉस 30 डिग्री दे दिया गया। अब 10 को जब कॉस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.7 न्यूटन आ जाएगा, यानी कि कॉस 30 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा 8.7 न्यूटन आएगा। तो बेटा जब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो आपका एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा होता है। इसमें एफ आपको 10 दिया गया है, थीटा 30 डिग्री है, तो हम कंपोनेंट निकालेंगे तो वो 8.7 आएगा। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू था अ कपल इज फॉर्म। तो ये सेम वही चीज़ है, कपल कब बनता है? जैसा कि हमें पता है कि कपल उस वक्त आएगा कि सपोज करें अगर ये आपके पास एक स्टीयरिंग व्हील है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी और दूसरी फोर्स कहाँ होगी? नीचे की तरफ होगी, और इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। यानी कपल कब बनता है? जब दो फोर्सेस किसी बॉडी पर अमल करती हैं, दो अनलाइक फोर्सेस, और उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है जहाँ पे फोर्स लगाई जाती है वो लाइन ऑफ एक्शन होता है, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, लिहाजा ये मिलकर कपल बनाएंगी। तो इसमें ऑप्शन आपके पास आएगी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक है, डी ऑप्शन आएगी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपके पास आएगी कपल का बनता है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन। जब उनकी लाइन सेम नहीं होगी तो वो कपल बनाएगी, और ऑप्शन कौन सी आएगी? डी आएगी। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 है बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बेटा बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी? हमने बात की थी कि बॉडी इक्विलिब्रियम में उस वक्त होती है जब बॉडी पर तमाम फोर्सेस का नेट फोर्स क्या आ जाता है? ज़ीरो आ जाता है। बॉडी का नेट टॉर्क भी क्या आ जाता है? ज़ीरो आ जाता है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। और इस कंडीशन में दो स्टेट हमारे पास आती हैं, यानी या तो बॉडी जो है वो आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही हो, या एट रेस्ट हो। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन आपकी बुक के ऊपर दी गई हैं, यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी मूव कर रही हो या क्या हो एट रेस्ट हो। तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन है स्पीड इज़ यूनिफॉर्म। जब बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म होगी हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो क्या है? वो इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो यही समझ लें कि आपका आगे ना एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसका ये आंसर भी है। आगे उसके बाद है अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बेटा आपने पढ़ा था कि जब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर बॉडी को जैसे मर्जी आप डिस्प्लेस करें, बॉडी का हमने देखा था कि बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी। जैसे एक बॉल ले लें, एक बॉल को आप जहाँ मर्जी जहाँ रख दें, पॉइंट ए पे रख दें, फिर बी पे रख दें, फिर सी पे रख दें, जहाँ मर्जी उसकी पोजीशन आप बेशक चेंज कर लें, लेकिन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, रिमेन द सेम पॉइंट। इसका मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो सेम पॉइंट पे ही रहता है, ठीक है, ना वो अपनी हाइट से ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन आएगी वो आपके पास ऑप्शन सी होगी, कीप इट्स हाइट इट डिस्प्लेस्ड, यानी वो अपनी हाइट को कीप रखेगा, मेंटेन रखेगा, कांस्टेंट लेवल पे रहेगा, ठीक है। आप उसको डिस्प्लेस कर दें, बेशक आगे ले जाएं, पीछे ले जाएं, जहाँ मर्जी ले जाएं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो 7वें एमसीक्यूज का जो आंसर है वो सी आएगा। 7वें का आंसर क्या होगा? सी होगा। उसके बाद आगे आता है हमारे पास 8वां क्वेश्चन, रेसिंग कार आर मेड स्टेबल बाय। रेसिंग कार जो है उसको स्टेबल क्यों बनाया जाता है? उसका हमने जवाब देना है कि रेसिंग कार क्यों स्टेबल होती हैं, इसका आंसर जो है वो हमने देना है।
ठीक है। तो बेटा आपको पता है कि रेसिंग कार स्टेबल तभी होंगी जब इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज लो एज पॉसिबल रखेंगे। लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स टू मेंटेन द मोर स्टेबिलिटी। तो लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है कि इसका जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो रेसिंग कार का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज पॉसिबल एज लोअर पोजीशन पे रखा जाता है। तो इसका जवाब हमारे पास फिर आएगा लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सी ऑप्शन आएगा। तो 8वें का जो आंसर है वो क्या होगा, ठीक है, ये देख सकते हैं रेसिंग कार आर मेड स्टेबल बाय लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। आगे बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनमें पहला सवाल आपको दिया गया है, हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प्स टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। हेड टू टेल रूल हमारा किस तरह हमारी मदद करता है, तो इसका इजीली वही इसकी डेफिनेशन जो है इसका आंसर है कि हेड टू टेल रूल की मदद से वी कैन ऐड एनी नंबर ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो इसकी मदद से हम कोई भी तादाद में कितनी भी फोर्सेस जो हैं उनको जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर 2 फोर्सेस हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इस रूल के तहत हम तादाद कुछ भी उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इन हेड टू टेल रूल वी ऐड एनी नंबर ऑफ फोर्सेस बाय ग्राफिकली। तो ग्राफिकली हम किसी भी तादाद में उनको ऐड कर सकते हैं, ये इसका जवाब है, ठीक है। आगे कहता है व्हेन बॉडी इज टू बी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी जब इक्विलिब्रियम में होगी तो क्या होगा, यहाँ इक्विलिब्रियम की आपने डेफिनेशन लिख देनी है। एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी आपको पता है बुक में इसकी डेफिनेशन मौजूद है। वेयर देयर इज नीड ऑफ सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, इफ बॉडी सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन, तो इसका मतलब है यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो इसकी एग्जांपल है वो इसमें लिख देंगे। आपको बेटा पता है कि जब बॉडी के ऊपर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो जाती है, लेकिन अगर लगाए जाने वाली फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो जाए तो हमें फिर इस बात का खदशा होता है कि बॉडी के अंदर रोटेशन पैदा हो जाएगा। अगर रोटेशन पैदा हो जाएगा तो बॉडी तो रोटेट करना शुरू कर देगी, घूमना शुरू कर देगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर वो इक्विलिब्रियम में तो नहीं ना रहेगी। इसका मतलब ये है कि इसी वजह से हमें सेकंड कंडीशन की ज़रूरत भी महसूस होती है कि हमारा जो नेट टॉर्क है वो भी ज़ीरो होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में जो बेटा डेफिनेशन से ऊपर वाला हिस्सा है वो सारा इसका आंसर है। उसके बाद है व्हाट इज सेकंड कंडीशन, वो आपके सामने गिव द एग्जांपल ऑफ बॉडी विच इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो मूविंग बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होगी बेटा, जब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी या उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। अब कार मूविंग ऑन द रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो सादा सी लिख दी है कि कार रोड के ऊपर जा रही है, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो हम कहेंगे कि मूविंग बॉडी जो है वो क्या है, इन इक्विलिब्रियम है। इसी तरह आपके पास है, आगे कहता है थिंक ऑफ द बॉडी विच इज़ एट रेस्ट, ठीक है, बट नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखें ज़रा बेटा इस चीज़ को देखें कि आपके पास एक बॉडी है, आपने इसको यहाँ से एक खास वेलोसिटी के साथ आपने इसको ऊपर फेंका है। जैसे बॉडी यहाँ से ऊपर जाएगी तो ये यहाँ जाके एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी, यदि बॉडी यहाँ पे जाएगी, ये यहाँ पे पहुँचेगी, यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी, यानी बॉडी की जो हाइट है वो इस पॉइंट पर क्या है, मैक्सिमम। तो बेटा बॉडी किस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे बॉडी जो है इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। वेलोसिटी ज़ीरो होने का मतलब है बॉडी रेस्ट में है। आप ज़रा गौर करें, यहाँ पे बॉडी है तो रेस्ट में, देखने में बॉडी हमें रेस्ट में नज़र आ रही है, लेकिन बॉडी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में नहीं है। यानी जब आप किसी चीज़ को ऐसे ऊपर फेंकेंगे और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो बॉडी, यानी ये देखें ये मेरे पास मार्कर है, इसको मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, एक ख़ास वक्त आएगा जहाँ ये मार्कर ऊपर जाके रुक जाएगी, ये देखें ये रुक के वापस आएगी। तो जहाँ ये रुक के वापस आती है वो पॉइंट यहाँ पे चंद सेकंड के लिए हमें ये रुकी नज़र आती है, हमें लगेगा ये रेस्ट में है, लेकिन ये रेस्ट में
है तो सही, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो बॉडी जब अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेती है तो हमें वो लगती है कि वो स्टॉप कर गई है, रेस्ट में है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में नहीं होती है, इसका आंसर। ठीक है, तो ये इसकी एक और एग्जाम्पल मैंने दी है, ये आपकी बुक पे भी लिखी हुई है, साइड पे देखें लिखी होगी। इसकी एग्जाम्पल है कि सीलिंग फैन रोटेटिंग एट कांस्टेंट स्पीड इज इन इक्विलिब्रियम एज नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। यानी कि जब आपका सीलिंग फैन कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम में होता है। हालांकि फैन मूव कर रहा है लेकिन है किस में, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि उस पर जो नेट टॉर्क है वो क्या है, जीरो है। ये भी इसकी एग्जाम्पल आ सकती है। उसके बाद व्हेन अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, मैंने बताया था व्हेन अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड रीच एट इट्स मैक्सिमम। ठीक है, जब कोई बॉडी ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, तो वो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी इट स्टॉप, तो वहाँ ये रुक जाएगी, विच सीम्स टू बी रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमें ये लगेगा तो सही कि रेस्ट में है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। उसके बाद आगे है, नेक्स्ट हमारे पास है वाई अ बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, क्योंकि बेटा याद रखें कोई भी बॉडी है उस पर एक वक्त में कभी भी किसी बॉडी पर सिंगल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। ठीक है, एक बॉडी के ऊपर सिंगल फोर्स, कभी भी सिंगल फोर्स नहीं लग रही होती। मैं एक किताब को भी पकड़ के अगर मैं टेबल के ऊपर रख देता हूँ तो उसके ऊपर भी एक वक्त में, यदि देखें कि अगर हमारे पास ये हमारे पास अगर एक टेबल है और टेबल के ऊपर सपोज करेंगे आपके पास यहाँ पे बुक पड़ी हुई, फर्ज करें ये बुक है, इसके ऊपर भी हमें लग तो ये रहा है कि ये रेस्ट में पड़ी है, यानी ये लग रहा है कि ये रेस्ट में है, लेकिन इसके ऊपर भी एक वक्त में इस पर वेट भी एक्ट कर रहा है और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रही है। ठीक है, तो यहाँ भी देखें फोर्स सिंगल नहीं है। तो बेटा याद रखें जब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है उस पर एक फोर्स कभी भी नहीं लग रही होती, उस पर हर वक्त एक से ज़्यादा फोर्सेस ही लग रही होती हैं। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम कभी भी सिंगल फोर्स से पॉसिबल नहीं है। अच्छा, उसके बाद है वाई द हाइट ऑफ द व्हीकल इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल। वो मैंने बता दिया है कि बेटा व्हीकल को जितना उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप लो रखेंगे, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो मैंने लिखा है हाइट ऑफ द व्हीकल इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल टू मेक देम स्टेबल, इन दिस वे देयर लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कीप्स इट स्टेबल। तो जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी लो कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो बेटा हमने MCQs भी कर लिए हैं, इसके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं वो भी हमने कर लिए हैं, न्यूमेरिकल्स भी हो गए हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो ज़रा लिख के भेजें आप। बेटा आपने जो भी सवाल पूछना है तो चैट बॉक्स के अंदर लिख के भेजें ज़रा। जो भी बेटा क्वेश्चन करना है वो आप चैट बॉक्स के अंदर लिख के भेजें। बेटा जो भी क्वेश्चन आपने करना है वो आप चैट बॉक्स में लिख के भेजें। सर 4.11 कह रहे हैं, दोबारा समझा दें। 4.11 बेटा 4. अच्छा, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है, देखिए मैंने आपको बेटा मिसाल दी है कि आप जब किसी बॉल को पकड़ के आप ऊपर फेंकते हैं ऊपर की तरफ, अब बॉडी जो अब है आप देख सकते हैं क्वेश्चन उसने आपको ये किया है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ मूविंग बॉडी, थिंक ऑफ द बॉडी विच इज़ एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। यानी बॉडी को आप सोच रहे हैं कि बॉडी रेस्ट में है, आपको नज़र आ रहा है वो रेस्ट में है, लेकिन वो रेस्ट में आपको नज़र तो आ रही है लेकिन वो इक्विलिब्रियम में नहीं है।
रेस्ट में होने का मतलब ये है कि बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। तो उस कंडीशन में हमें वो कंडीशन चाहिए जिसके अंदर आपको देखने में लग रहा है कि बॉडी रुकी हुई है, बेशक चंद लम्हों के लिए रुकी हुई है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो उसकी मैंने आपको मिसाल दी है कि देखें कि जब आपके पास कोई बॉडी है, उसको आप क्या करते हैं, बॉडी को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो मैंने कहा था कि बॉडी जब आप नीचे से ऊपर फेंकेंगे, एक वक्त आएगा यहाँ पे बॉडी रुक जाएगी, लेकिन बॉडी रुक जाएगी जब अब आप देखेंगे बॉडी रुकी है, यानी एक लम्हे के लिए अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिकली वहाँ पे देखें, उस चीज़ को वहीं पे आप स्टॉप कर दें, आप वो देखेंगे वो बॉडी वहाँ पे क्या है, रुकी हुई है। यानी बॉडी को नीचे से जब ऊपर फेंकेंगे तो वो उस पॉइंट पे आके रुक जाएगी। जैसे ही वो बॉडी रुकेगी तो आप देखेंगे कि आपको देखने में लगेगा कि वो बॉडी रेस्ट में है, लेकिन क्या है, वो रेस्ट में नहीं होती और उसी लम्हे बॉडी कहाँ आएगी, वापस आ जाएगी। इसी तरह आप देखें कि अगर आपके पास एक सर्कुलर बॉडी है, यहाँ पे यानी आपने क्या किया कि एक बॉल को यहाँ पे रख दिया। ज़रा गौर करें, इस पॉइंट पे बॉडी आपको लगेगी रेस्ट में, लेकिन बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि बॉडी क्या करेगी कि या इस साइड पे गिर जाएगी या इस साइड पे गिर जाएगी। अब इस सूरत हाल में भी बॉडी आपको देखने में रेस्ट में लग रही है, लेकिन बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी ये यहाँ से इस साइड को भी गिर सकती है, इस साइड को भी गिर सकती है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि ये जो कंडीशन है बेटा, बॉडी रेस्ट में आपको चंद माइक्रो सेकंड के लिए रेस्ट में आएगी, लेकिन जो है उसके बाद फिर वो क्या है, मूविंग कंडीशन में आ जाएगी। जैसे अभी आप पेंसिल को पकड़ के ऊपर फेंक दें तो आप देखेंगे कि पेंसिल एक जगह पे जाके रुकेगी। ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे बॉडी आपको लगेगा कि रेस्ट में चले गई है, लेकिन उसी लम्हे बॉडी क्या होगी, नीचे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये वो कंडीशन आपने बतानी थी जिसमें बॉडी रेस्ट में है, लेकिन वो हकीकत में रेस्ट में नहीं है, बल्कि इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेन नहीं किया हुआ। रेस्ट में आपको देखने में लग रही है, लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्वेश्चन का पूछ रही हूँ 4.2 और 4.3 जो क्वेश्चन है वो करने हैं या नहीं? इसके क्वेश्चन क्या है? 4.2 और 4.3 बेटा जो 4.2 और 3 है वो मैंने इसलिए नहीं बोले कि ये डेफिनेशन है और ये आपकी बुक पे दी हुई है, छोड़नी कोई चीज़ नहीं, ना मैंने आपको छुड़वाई है, तमाम चीज़ें आपने करनी है। हमने देखे MCQs भी कर लिए हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कर लिए हैं, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं। ये चैप्टर इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा आगे शुरू होने जा रहा है, और वो टॉपिक जो है वो हमारा ग्रेविटेशन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। तो ग्रेविटेशन जो है उसके बारे में हमने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ना है। इसमें बेटा जो 4.2 की आप बात कर रहे हैं, इसमें रिजल्टेंट वेक्टर का पूछा है, डेफिनेशन है, टार्क पूछा है, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन पूछी है, वो मौजूद है, पढ़ाई है आपको। सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो भी आपको पढ़ाई है। लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ये भी आपको पता है, पहला टॉपिक था। टार्क एंड कपल, ये भी आपके सामने है। स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये भी आपके सामने है। तो आपने इनको जो है लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो हैं ये क्या होती हैं, टार्क और कपल जो हैं ये क्या होते हैं, स्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये क्या होते हैं, ये आपने करने हैं। ठीक है, ये तो करने सारे हैं, चूँकि ये बुक में मौजूद थे ऑलरेडी, इसलिए मैंने आपको नहीं कराया। अब ये कि बेटा इसने डिफ्रेंशिएट कहा है, यानी डिफ्रेंशिएट आपने ये देखें, ये आपने खुद करना है। लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या फ़र्क होता है, तो आपने करना है कि ये फोर्सेस दोनों हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो वो आपने पढ़ा होगा कि लाइक फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है और अनलाइक क्या होंगी, वो आप देख सकते हैं कि वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। ठीक हो गया। और दूसरी की बात क्या है कि आपके पास इनका जो लाइक पैरेलल फोर्सेस है वो एक सरफेस पे अप्लाई कर रही हैं। ठीक है, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो सकता है, जबकि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है। इस तरह के आप डिफरेंस उसके बना सकते हैं। अगर टॉर्क क्या होता है, कपल क्या होता है। ठीक है, टार्क सिंगल फोर्स जो है उससे बॉडी में रोटेशन
पैदा करता है, यानी सिंगल फोर्स से बॉडी में टर्निंग इफेक्ट होता है, या वो बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाता है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। ठीक हो गया। जबकि टार्क क्या है, जो कपल क्या है, कपल जो होता है वो एक ही वक्त में बॉडी पर दो अनलाइक फोर्सेस अमल कर रही होती हैं, यानी उस कंडीशन के अंदर जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो टार्क है वो सिंगल टार्क भी प्रोड्यूस हो रहा है, यानी टार्क दोनों के ऐड भी हो रहे हैं। अगर उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दरमियान में है तो उनका टार्क ऐड हो रहा है, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनका दरमियान में नहीं है तो वो जो टार्क है वो कैंसिल भी हो जाएंगे। तो कपल के अंदर जो है, कपल के अंदर जो है वो डबल टार्क, यानी दो टार्क प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक फोर्स एक टार्क प्रोड्यूस कर रही होती है, दूसरा टार्क प्रोड्यूस कर रही होती है, यानी और जो आपका टार्क है उसमें एक फोर्स जो है वो टर्निंग इफेक्ट जनरेट कर रही होती है। तो ये आपने कर लेना। अगर स्टेबल, इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल क्या है ये भी आप देख लीजिएगा, ये याद करना है, इनकी डेफिनेशन है, तो डिफरेंस आप देख लीजिएगा, जितने हो सके लिखें। ठीक है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो वो भी आपको बता देंगे। आगे हमने चैप्टर 5 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लें। और 4.13 के बारे में बेटा 4.13 जो है, वाई द हाइट ऑफ व्हीकल इज़ केप्ट एज लो एज पॉसिबल। तो मैंने बेटा आपको बताया था कि जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाएगा ना, बॉडी जो है उतनी ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। ये आप देख लें, जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जितनी ज़्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं, उनको ज़मीन से ज़्यादा ऊपर नहीं बनाया जाता, वो ऐसे ही देखने में लगती हैं तो बिल्कुल रोड के साथ ही लगी हुई हैं। इसका मतलब है उनका बॉटम एज जो होता है, उनका जो इंजन होता है या बॉटम एज, वो रोड के बिल्कुल करीब रखा जाता है, ताकि अगर वो इंतहाई स्पीड के साथ भी मूव करें तो उनके जो एक्सीडेंट है या उनके उलटने के जो चांसेस हैं वो कम से कम। ठीक है। और आप इसका आंसर जो है वो आपके पास जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसमें फिगर से नीचे जो पैरा है इसका जवाब इसमें वहाँ भी लिखा हुआ है, वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो देखें, स्टेबल इक्विलिब्रियम के टॉपिक में फिगर बनी हुई है। फिगर के नीचे वाला आखिरी पैराग्राफ 101 पेज है। 101 पेज पे बेटा फिगर्स बनी हुई हैं, बॉक्स बनाए गए हैं, जो आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है। उसके नीचे वाला आखिरी पैराग्राफ, इसमें लिखा हुआ है, डैट इज़ वाई अ व्हीकल इज़ मेड हैवी एट इट्स बॉटम टू कीप इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज लो एज पॉसिबल। आ लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कीप्स इट स्टेबल। ठीक है। द बेस ऑफ व्हीकल इज मेड वाइड सो द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बेटा जो आप कह रहे हैं ये 4.13, इसका जवाब सारे का सारा आखिरी पैराग्राफ में मौजूद है। ठीक है। जो मैंने बात बताई है वो वही है कि रेसिंग कार हो या जो आपके पास दूसरे व्हीकल्स होते हैं, उनका बॉटम एज जो है वो हैवी बनाया जाता है ताकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर है, लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उससे वो स्टेबल रहते हैं, और उसका जो लोअर एंड होता है उसको ज़्यादा वाइड भी बनाया जाता है। याद रखें, बॉडी का जो बेस लाइन एरिया होता है वो जितना ज़्यादा खुला होगा, बॉडी उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी। ठीक हो गया। तो इसका पूरे का पूरा जवाब जो है वो आप उस जो स्टेबल इक्विलिब्रियम की फिगर है उसके आखिरी पैरा में से वहाँ से पूरे का पूरा आप याद कर सकते हैं। और कोई सवाल अगर हो तो आगे बेटा हमने 5वां जो चैप्टर है वो पढ़ना है ग्रेविटेशन के बारे में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है। डेफिनेटली जब भी